इरिगेशन में पिछले लेक्चर में हमने बात की थी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाइड्रोलॉजी जो होती है किसी भी जगह की या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, वो किन कारणों के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो डिपेंड करती है मेजर दो डेटास के ऊपर, मीटेरोलॉजिकल डेटा एंड हाइड्रोलॉजिकल डेटा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मीटेरोलॉजिकल डेटा के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से डेटा इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तीन डेटा हम काउंट करते हैं। एक होता है उस जगह का क्लाइमेट, दूसरा होता है उस जगह की टोपोग्राफी एंड तीसरा होता है उस जगह की जियोलॉजी। इन तीनों कारणों का प्रभाव पड़ता है किसी जगह की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ऊपर। ठीक है, कि किसी भी जगह पर, जैसे मान लीजिए राजस्थान के पश्चिमी इलाके में कम वर्षा होने का क्या कारण है, तो उसके ऊपर वहाँ का क्लाइमेट का भी इफेक्ट होता है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की जियोलॉजी कैसी है, उन सभी कारणों का प्रभाव पड़ता है वहाँ की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं क्लाइमेट में। तो क्लाइमेट के अंदर वापस से जो हमारे पर्टिकुलर डेटाज आते हैं, वो सबसे पहले आता है प्रेसिपिटेशन एंड मोड ऑफ अकरेंस, कि किसी भी जगह की जो हाइड्रोलॉजी है। अब ध्यान रखना, हाइड्रोलॉजी के अंदर खाली बारिश का होना ही शामिल नहीं होता है। हाइड्रोलॉजी के अंदर बारिश का होना प्लस सरफेस के ऊपर पानी जो है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन कितना होता है, इवोपरेशन कितना होता है, ग्राउंड वाटर का लेवल क्या है, वो सारी बातें जो है वो हाइड्रोलॉजी के अंदर ही काउंट की जाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें आता है प्रेसिपिटेशन एंड मोड ऑफ अकरेंस, कि किसी भी जगह पर कितनी बारिश होती है और वो बारिश किस फॉर्म में होती है, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, हाइड्रोलॉजी के ऊपर। सेकेंड पॉइंट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, हवा के अंदर नमी की मात्रा। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन अगर लिखते हैं ह्यूमिडिटी की, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। तो ह्यूमिडिटी की अगर डेफिनेशन लिखे तो वो डेफिनेशन कुछ इस टाइप से होगी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, पानी के जो कण होते हैं वो कितनी मात्रा में हमारी हवा के अंदर उपस्थित है, उसको बोलते हैं आर्द्रता। जिन एरियाज़ में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी का स्तर बहुत कम चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि हवा में उपस्थित पानी के जो कण होते हैं उनकी मात्रा में कमी वृद्धि होती रहती है। तो ह्यूमिडिटी के बारे में हमको एक तो डेफिनेशन ध्यान रखनी है, और ह्यूमिडिटी को जो है वो नापते किस में, तो उसको नापते हैं हम, इसमें एक नाम आता है वेपर प्रेशर, VAPOUR, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की फॉर्म में उसको नापा जाता है, और वेपर प्रेशर को नापने की जो यूनिट होती है उसको नापा जाता है बार के अंदर। ठीक है, ये है यूनिट वेपर प्रेशर की, या फिर ह्यूमिडिटी की भी बोल सकते हो। तो ह्यूमिडिटी की वेपर प्रेशर की यूनिट हो गई बार, और 1 बार इक्वल टू होता है 1 बार इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसी तरीके से बार की जो स्मॉलर यूनिट होती है वो होती है मिली बार। ठीक है, तो 1 मिली बार इक्वल टू होता है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बार में यहाँ पर किलो न्यूटन आता है, मिली बार में यहाँ पर न्यूटन आ जाता है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमिडिटी के अंदर वेपर प्रेशर। और इसको नापने की एक दूसरी यूनिट भी हो सकती है, एक तो वेपर प्रेशर को बार में नापा जाता है, और एक और नापा जा सकता है mm हाइट ऑफ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। कि जो हमारे मैनोमीटर्स होते हैं उसके अंदर हम मर्क्यूरी का उपयोग करते हैं किसी भी चीज़ के प्रेशर को नापने के लिए। तो उससे रिलेटेड ये टर्म है, इस पूरी टर्म को आपको याद रखना है। और 1 mm मर्क्यूरी जो होती है, 1 mm हाइट की अगर मर्क्यूरी है, Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी। ठीक है, तो 1 mm मर्क्यूरी जो होती है वो इक्वल टू होती है 1.33 मिली बार। ये सारी यूनिट्स भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ह्यूमिडिटी के अंदर ही एक टर्म आती है सैचुरेशन वेपर प्रेशर। क्या टर्म आती है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि पानी के अंदर उपस्थित वो वेपर प्रेशर
इसको हम मैक्सिमम वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं, कि इस वेपर प्रेशर के बाद पानी हवा जो होगी वो और मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं रखेगी। मतलब कि मैक्सिमम वो वेपर प्रेशर जिसके बाद पानी जो है वो और जलवाष्प को अवशोषित नहीं कर पाएगी, उसको बोलते हैं अपन सैचुरेशन वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब कि ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा आर्द्रता हो ही नहीं सकती। उसके बाद एक और टर्म आती है इसमें, वो आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कैसे समझ सकते हैं कि ऐसी ह्यूमिडिटी, ठीक है, कि इसको अगर हम ऐसे बोलें कि अभी जो फ़िलहाल जो कंडीशन है एयर की, अभी जो टेम्परेचर है हवा का, उस कंडीशन में हवा जो है वो और कितने वेपर को अब्जॉर्ब कर सकती है, वो कहलाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ एयर एट इट्स एग्जिस्टिंग टेम्परेचर टू अब्जॉर्ब फर्दर मॉइस्चर, कि अभी का जो एग्जिस्टिंग टेम्परेचर है उस समय एयर की कितनी कैपेसिटी है एक्स्ट्रा मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की। तो इसका एक फॉर्मूला भी बनता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, उसको हम लिख सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को H से डिनोट करेंगे, इक्वल्स टू वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेशन वेपर प्रेशर इंटू 100। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थी हमारी जो सेकेंड टर्म थी प्रेसिपिटेशन एंड मोड ऑफ अकरेंस के बाद ह्यूमिडिटी। उसके बाद हम थर्ड बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर से रिलेटेड जो हमको बातें इसमें पढ़ने लायक है, तो सबसे पहले हमको पता है टेम्परेचर को किससे नापते हैं, थर्मोमीटर से नापते हैं। अब कहीं पर भी टेम्परेचर मेजरमेंट वाले जो सेंटर बने हुए होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र का जो मौसम विभाग होता है, वहाँ पर जो थर्मोमीटर लगे होते हैं, तो थर्मोमीटर को प्लेस करने, हर इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। तो थर्मोमीटर को जो प्लेस करते हैं उसको एक हवादार बक्से के अंदर बंद किया जाता है, और उसकी जो ग्राउंड से हाइट होनी चाहिए वो 1.25 मीटर हाइट पर उस थर्मोमीटर को रखा जाता है। ठीक है, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, छोटी बात है लेकिन पूछी जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें भी कुछ डेफिनेशंस आती है, जैसे कि सबसे पहले बात करें तो वो आती है लैप्स रेट। क्या आती है? सबसे पहली टर्म आती है इसके अंदर लैप्स रेट की। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती है, उसको बोलते हैं हम लैप्स रेट। ठीक है, और कितनी कमी आती है, तो वो आती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, मतलब कि हर 1 किलोमीटर पर जाने पर हमको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी टेम्परेचर में आती है। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन होती है मीन डेली टेम्परेचर। मीन डेली टेम्परेचर, तो ये तो सिंपल सी बात है कि इसके नाम से ही हमको पता पड़ रहा है कि किसी भी दिन का मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर होगा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान, जो कि हम कई बार सुनने में आता है कि अधिकतम तापमान आज का इतना हुआ, न्यूनतम तापमान इतना हुआ, तो उसका जो एवरेज होगा वो मीन डेली टेम्परेचर कहलाएगा। मीन का मतलब औसत, तो मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं एवरेज ऑफ डेली मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद अगर अगली डेफिनेशन आती है हमारी नॉर्मल डेली टेम्परेचर। ठीक है, तो नॉर्मल डेली टेम्परेचर क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, ये नॉर्मल डेली टेम्परेचर कहाँ काम आता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि किसी भी जगह के बारे में बोला जाता है कि उस जगह का जो औसत तापमान रहता है वो इतना रहता है। जैसे कि राजस्थान का औसत तापमान इतना है, या फिर
जैसे कि राजस्थान का औसत तापमान इतना है, उसी तरीके से किसी भी जगहों के बारे में एक फिक्स डेटा रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है कि उस जगह का औसत तापमान कितना, न्यूनतम और मिनिमम अधिकतम। तो ये जो नॉर्मल डेली टेम्परेचर होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस नॉर्मल डेली टेम्परेचर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना है हमको। तो किसी भी पर्टिकुलर जगह पर 30 सालों तक इसका डेटा लिया जाता है, ठीक है। हर दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान नोट किया जाता है और कितने ड्यूरेशन तक किया जाता है, 30 सालों तक। और उसके बाद क्या किया जाता है कि हर दिन का जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आया उसका एवरेज निकाल लेंगे, तो हमारे पास 30 सालों का हर दिन का एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा। फिर वो जो एवरेज टेम्परेचर था उनका भी एवरेज लिया जाएगा, तो वो जो टेम्परेचर आएगा वो कहलाएगा नॉर्मल डेली टेम्परेचर। तो इसकी हम डेफिनेशन ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसको हम लिखेंगे एवरेज ऑफ डेली मीन टेम्परेचर फॉर 30 years ऑफ टाइम, ठीक है। एवरेज ऑफ किसका एवरेज, डेली मीन टेम्परेचर का। ये जो डेली मीन टेम्परेचर था ना, ये मीन डेली एक ही बात है। तो ये टेम्परेचर क्या था, एक दिन का एवरेज था। तो ये जो हमको अब लेना है, इस एक दिन के टेम्परेचर को कितने सालों तक लेना है, 30 सालों तक लेना है। फिर उन सब डेटा का भी एवरेज लेना है, तो वो कहलाएगा नॉर्मल डेली टेम्परेचर। और अभी जो हमारा डेटा चलता है वो चलता है 1981 से 2010 तक जो टेम्परेचर लिए हुए हैं उसका डेटा अभी हम काम में लेते हैं। फिर इसके बाद एक डेफिनेशन आती है डिग्री डे। तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, मीन डेली टेम्परेचर माइनस स्पेसिफाइड बेस टेम्परेचर, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू रहती है और ये रहती है 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो मीन डेली टेम्परेचर में से अगर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट को माइनस कर दोगे तो हमको क्या मिलेगा, डिग्री डे। इसके बाद आती है ड्यू पॉइंट। तो ड्यू का मतलब होता है कोहरा या ओस, इस टाइप से। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा टेम्परेचर, जब कम टेम्परेचर होता है तभी ओस गिरती है, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद हवा में उपस्थित जो नमी है वो किसकी फॉर्म में बदलना शुरू हो जाएगी, ड्यू की फॉर्म में बदलना शुरू हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द टेम्परेचर बिलो विच वाटर ड्रॉपलेट्स बिगिन टू कंडेंस एंड फॉर्म्स ड्यू, ठीक है। मतलब कि पानी के हवा के अंदर उपस्थित जो पानी है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि संघनित होना शुरू हो जाएगा, और वो किसकी फॉर्म में ले लेगा, फिर ओस की फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है रेडिएशन। तो जो रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन में तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी के ऊपर जो सबसे मेजर सोर्स है एनर्जी का वो है सनलाइट, यानी कि सूर्य से आने वाली रेडिएशन। और उसके बाद विंड होता है। तो विंड में भी आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ध्यान रखना है कि विंड को अगर नापते हैं, विंड को कैसे नापा जा सकता है। आपने देखा होगा एक एरो लगा हुआ होता है और उसके पीछे कुछ घूमने वाले पंखे लगे होते हैं। तो विंड जो होती है, विंड को नापने के लिए 2 मीटर हम काम में लेते हैं। एक यूज़ में लिया जाता है एनीमोमीटर, ठीक है। ये एनीमोमीटर किस काम में लिया जाता है, विंड की स्पीड को नापने के लिए, ठीक है। ये काम में लिया जाता है विंड की स्पीड को नापने के लिए, और विंड के डायरेक्शन को नापने के लिए जो काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं विंड वेन, ठीक है। तो ये सारा डेटा जो था वो हमारा था मेटीरियोलॉजिकल डेटा। फिर इसके बाद हम अगले लेक्चर में हाइड्रोलॉजिकल डेटा के बारे में बात करेंगे।